साथियों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो में मॉड्यूल 3 के नोट्स डायरी में लिखने और मॉड्यूल 3 के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम अपनी डायरी में नोट्स के रूप में समाहित कर सकते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मॉड्यूल 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, इसके उद्देश्य हैं इस कोर्स में निम्नलिखित के बारे में जान पाएंगे। स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा, शारीरिक विकास, भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का विकास करना, स्वास्थ्य खाने की आदतें एवं स्वच्छता, बच्चों के बीच स्वस्थ मनोदृष्टि और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाएं, पर्यावरणीय शिक्षा, समाज विज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषा जैसे पाठ्यक्रम में सीखने के परिणाम को कैसे पाएं, स्वास्थ्य और कल्याण के सीखने के प्रतिफल को विकसित करना, इंटरनेट और गैजेट्स के सुरक्षित उपयोग को समझना। साथियों पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की गुणवत्ता अच्छी होना यह काफ़ी ज़रूरी है। इस कोरोना में स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका एहसास हुआ है कि स्वास्थ्य पर मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विचारों, व्यवहारों का भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास के लिए प्रारंभिक वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि स्वास्थ्य सभी आयु वर्ग के लिए मुख्य लक्ष्य है। छोटी उम्र के बच्चों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक विकास वृद्धि के होते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 39% बच्चे हैं, जिसमें 47 करोड़ बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। अगर हमें हर उम्र में अच्छे स्वास्थ्य व कल्याण की उपलब्धि को पाना है तो हमें बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। योग व्यायाम से शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास होता है। योग व्यायाम के साथ साथ स्वच्छ व ताज़ा भोजन से स्वस्थ जीवन शैली बनाई जा सकती है। बच्चों की ताकत और कमजोरी को शिक्षकों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें मानसिक, भावनात्मक व मानसिक मुद्दों से निपटने की क्षमता का विकास भी कराया जा सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंसा, दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, भावनात्मक हिंसा, दंड, धमकाना का सामना कैसे करना है यह भी बताना उचित होगा। इसके बाद है जीवन के विभिन्न चरण। हर व्यक्ति के जीवन में कई चरण आते हैं, जैसे बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक यह चरण आते हैं। शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक सामान्य और स्वस्थ है। ये मानव वृद्धि व विकास के जरूरी अंग हैं। सभी बदलाव एक समय में नहीं होते हैं। एक उम्र के दो बच्चों में परिपक्वता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं तथा उनके अनुभव भी अलग अलग हो सकते हैं। विकास और परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है जिसे हम प्रभावित करने व प्रतिबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं। कभी कभी बच्चों का अलगाव, शारीरिक विकास में अंतर होना तनाव का कारण बन जाता है। वे अन्य की तुलना में तेज़ी या धीमी गति से परिपक्व होते हैं। यह अंतर उपहास का कारण बन जाता है। वृद्धि के साथ कई रूढ़िवादिता भी जुड़ी होती हैं, जिसे चर्चा कर दूर किया जा सकता है। इसके बाद है गलत धारणाएं। शारीरिक विकास से संबंधित गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि केस स्टडी में बताया गया है कि इसमें बच्चों की वृद्धि व विकास पर अध्ययन या विचार करने को कहा गया है। केस स्टडी: दो दोस्त श्याम और मेहर अपने घर जा रहे थे। तभी श्याम मेहर को यह कहकर चिढ़ाते थे कि तुम लड़की की आवाज़ में बोलते हो, तुम्हारे ऊपरी होंठ पर एक भी बाल नहीं है। मुझे देखो, मेरा चेहरा मर्दाना है और मेरी आवाज़ भी बुलंद है। इतना कहते ही मेहर शर्मिंदा हो जाता है। तब उसे अपनी माँ की याद आई कि वह
उसे प्यारा लड़का कहकर बुलाती है। वह माँ से इस बारे में चर्चा करने की सोचकर घर जाता है और माँ से पूछता है कि माँ, मुझ में क्या कमी है। इसके बाद चर्चा का विषय बनता है कि एक ही उम्र के होने के बावजूद दोनों अलग अलग क्यों हैं। क्या मेहर में कुछ गड़बड़ है? मेहर अपने बारे में क्या महसूस करता होगा? मेहर की माँ ने उसे क्या जवाब दिया होगा? बच्चों में परिवर्तन। कुछ लड़कों व लड़कियों में परिवर्तन एक समान होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन विशिष्ट व असमान होते हैं, जो कि दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। कुछ विविधता आनुवंशिकता, आहार, शारीरिक व्यायाम में अंतर के कारण होती है। बहादुर, शर्मीलापन, कमज़ोर, मजबूत और यहाँ तक कि योग्यता का अंतर जेंडर से कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य। मानव शरीर का स्वास्थ्य फिट रहता है तो वह शारीरिक स्वास्थ्य के बेहतर होने के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर का वजन, ऊंचाई, वृद्धि, विकास, भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। शरीर के स्वस्थ रहने से शरीर का आकार, वजन, हृदय के कार्य क्षमता, रक्त परिसंचरण आदि में सुधार रहता है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क अच्छा काम करता है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ ताज़ा आहार, खेल कूद, योग, व्यायाम आदि आदतें होना जरूरी है। इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य के घटक। पहला है शक्ति। प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करने व मांसपेशियों की क्षमता को शक्ति कहते हैं। पशुगप एवं स्टैंडिंग बोर्ड जंप से शक्ति विकसित की जाती है। इसके बाद है गति। निश्चित समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं। इसके बाद धैर्य। इसे लंबे समय में कार्य करने की क्षमता को धैर्य के रूप में बताया गया है। लचीलापन। शारीरिक गतिविधियों को अति सरलता से करने की क्षमता को लचीलापन कहा जाता है। चपलता। यह तीव्रता से हिलने डुलने एवं शारीरिक गतिविधि करने की क्षमता को चपलता कहा जाता है। इसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ। खेल कूद व योग शारीरिक गतिविधियों से भावनात्मक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है भीतरी गतिविधि और बाह्य गतिविधियाँ। भीतरी गतिविधियाँ क्या होती हैं? जैसे डांस करना, योग करना, संतुलन के लिए किसी वस्तु का उपयोग, क्रॉल करना। और बाह्य गतिविधियाँ होती हैं सीढ़ी चढ़ना, कूदना, चलना, दौड़ना, जिंग जैक, दौड़ना आदि। इसके बाद है अच्छा आसन, बैठने की मुद्रा। बैठने की स्थिति में पैर एक आरामदायक दूरी पर फर्श पर सपाट होने चाहिए। हमारे गलत तरीके से बैठने, उठने, सोने, गर्दन या पीठ में लंबे समय तक दर्द हो सकता है। निम्नलिखित आसन का अभ्यास करें, जैसे भुजंगासन। सिर पर बुक को संतुलित करके चलें। चलते समय सिर ऐसा हो कि आंखें आगे की ओर देख रही हों। इसके पश्चात है समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। योग से न केवल बच्चों का बल्कि सभी का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य ठीक रहता है। योग हमें शक्ति, सहनशीलता, धैर्य, ऊर्जा प्रदान करता है। विद्यालय में योग क्रिया कराना इसलिए उचित होगा क्योंकि यह न केवल शारीरिक आसन है, बल्कि इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार की क्रिया, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान जैसे अभ्यास शामिल हैं। भावनाओं को समझना। भावना शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल मूवर से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। भावनाएं हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं। स्वास्थ्य, खुशी, समृद्धि का अनुभव ही कल्याण है। भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। दोनों ही प्रकार की भावनाएं समझने में
सक्षम होना ज़रूरी है। शिक्षक के रूप में हमें अपने बच्चों को उनकी भावनाओं के कारण उत्प्रेरकों की पहचान करने में सहायता करती हैं। इसके बाद है गतिविधि। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग गुण होते हैं, वे चाहे मूल्य, विलक्षणताएं, स्वभाव, विशेषता, दृष्टिकोण, विश्वास ही क्यों न हो। मुख्य गुणों में से सामूहिक कार्य, शारीरिक व्यायाम क्षमता, संगीत प्रतिभा, विनम्रता, रचना, जिज्ञासा, साहस, दया, हास्य भी हो सकते हैं। हम अपनी भावनाएं निम्नलिखित URL पर साझा कर सकते हैं। तो साथियों, हम इस पर अपनी भावनाएं गूगल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इसके बाद है तनाव प्रबंधन। प्रत्येक व्यक्ति को यदि तनाव महसूस हो रहा है तब निम्न उपाय से तनाव को प्रबंधन किया जा सकता है, जैसे संगीत सुनना, ध्यान प्रार्थना करना, खेलना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके, व्यायाम करके, रचनात्मक कार्य करके, किसी की सहायता करके। इसके बाद है केस स्टडी। एक बालक पढ़ने में काफ़ी रुचि रखता था, मगर कक्षा 11वीं में कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। उसे पता चला कि अच्छा स्पिन गेंदबाज है, लेकिन उसके माता पिता चिंतित रहते थे कि वह क्रिकेट ज़्यादा खेल रहा है और कहीं उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो। तो इसके चर्चा के बिंदु हैं, क्या माता पिता का उसकी पढ़ाई के लिए चिंतित होना सही था? क्या उस बालक को खेल छोड़ देना चाहिए? इसके बाद है स्कूल में सुरक्षा और निर्भरता। हमारा प्रयास बच्चों की सुरक्षा एवं निर्भरता पर होना चाहिए, जैसे बच्चों को सड़क पार करते समय यातायात के नियम पर जानकारी देना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, सिग्नल की जानकारी देना, यौन उत्पीड़न व हिंसा पर बच्चों को जानकारी देना कि वे इनसे डरे नहीं। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो तुरंत अपने माता पिता या शिक्षक को बताएं। इसके लिए सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। बच्चों को प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि की जानकारी दें। इसके बाद है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा। कई लोग शीघ्रता से कोई भी जानकारी पाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, साथ ही वे काफ़ी समय मीडिया पर बिताते हैं। कभी कभी मीडिया पर मिलने वाली जानकारियां सही व विश्वसनीय नहीं होती हैं। कभी कभी विज्ञापन जैसी सूचनाएं व्यक्ति को भ्रम या धोखे में डाल देती हैं। बच्चों व अन्य व्यक्तियों तक यह संदेश या जानकारी जरूर दें कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपरिचित को न दें। पूरे समय इंटरनेट का उपयोग न करें। लुभावने विज्ञापनों के झांसे में न आएं। इंटरनेट मीडिया पर उपयोग कम करके घर पर समाचार पत्र पढ़ना, रेडियो सुनना, खेल, व्यायाम, पढ़ाई का कार्य करें। इसके बाद है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो शब्द नया नहीं है। यह अपने विद्यालय में पोर्टफोलियो फाइल बनवाते हैं। ठीक उसी तरह शिक्षक भी प्रत्येक कोर्स में किसी भी भाग, विषय पर अपने विचार, गतिविधियां, मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। तो साथियों, यह थी मॉड्यूल 3 की नोट्स बनाने संबंधी जानकारी। मुझे आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।